Hello learners and welcome back to your own channel LIY English, Learn It Yourself. So in this video we will be learning the first unit from the 4th section of class 11th English textbook of Maharashtra State Board. It is 4.1 History of English Drama. ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग यूनिट है, पूरी तरह से थियोरेटिकल है, इसलिए कई बार बच्चों को बोरिंग लगने लगता है, ज़्यादा हैवी लगने लगता है. सो आई हैव कम अप विद दिस वीडियो जिसमें मैंने इस यूनिट को जितना हो सके कलरफुल इमेजेस, क्रिएटिव माइंड मैप्स और इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन देकर इंगेजिंग बनाने की कोशिश की है. वीडियो का एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा. देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो विद इंग्लिश एक्सप्लेनेशन. ये टॉपिक काफ़ी लेंदी है तो मैंने इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. आप अपनी टेक्स्ट बुक भी अगर देखें तो ड्रामा के बारे में आपको 3 अहम चीज़ें दी हुई है: हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा एंड टाइप्स ऑफ ड्रामा. इस वीडियो में, जो कि फर्स्ट पार्ट होगा इस ड्रामा सीरीज़ का, हम हिस्ट्री ऑफ ड्रामा कवर करेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट लर्निंग. हाउ ड्रामेटिक यू आर. आप कितने नाटकीय हैं. तुम कितने नौटंकी हो. अपने किसी दोस्त के हर चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करने पर अगर आपका यही रिस्पॉन्स होता है, यानी आपने इस शब्द नाटक, ड्रामा का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है. ड्रामा का मतलब होता है एक प्रदर्शन, परफॉर्मेंस जो अनिवार्य रूप से लाउड होता है, बड़ा चढ़ाकर किया जाता है. आसान शब्दों में परफॉर्मेंस जो लार्जर देन लाइफ हो उसे ड्रामा कहते हैं. ड्रामा एक ऑडियो विजुअल मीडियम है. स्टेज के अतराफ, करीब में या फिर आखिरी रो में बैठे दर्शक को भी स्टेज पर परफॉर्म कर रहे एक्टर्स या फिर आर्टिस्ट साफ तौर पर दिखाई और सुनाई देने चाहिए. यही वजह है कि ड्रामा लाउड होता है. फॉर एग्जाम्पल, स्टेज में परफॉर्मेंस के दौरान होने वाली कानाफूसी असल जीवन में होने वाली कानाफूसी से काफ़ी तेज़ होती है. हमें पता होता है दर्शक के रूप में कि एक्टर्स अगर असल जीवन में होने वाली कानाफूसी करें, यानी बिल्कुल आहिस्ता से, तो हम दर्शक उसे सुन नहीं पाएंगे. तो स्टेज की इस तेज़ कानाफूसी को हम इग्नोर करते हैं. इसे कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. जानते बूझते हुए अपने डिसबिलीव, अपने अविश्वास को निलंबित कर देना. दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो असत्य को स्वीकार करने की इच्छा. इसका एक मतलब सच्चाई का बलिदान देना भी हो सकता है, यानी कुछ वक्त के इंजॉयमेंट, आनंद के लिए सच्चाई को त्याग देना और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उस पर उस वक्त के लिए यकीन कर लेना. विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इस टर्म को सैमुअल टी कॉलरिज ने कॉइन किया था. ये टर्म अक्सर एक्शन, कॉमेडी, फैंटेसी और हॉरर जैसे जॉनराज यानी शैलियों में लागू होता है, जिसकी कहानियाँ अक्सर काल्पनिक और सच्चाई और असल ज़िंदगी से कोसों दूर होती है. तो इसका मतलब होता है किसी माध्यम यानी मीडियम जिसके द्वारा परफॉर्मेंस की जा रही हो, उस मीडियम की सीमाओं को नज़रअंदाज करने की दर्शकों की इच्छा. जिस तरह आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, लिटरेचर एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसी तरह ड्रामा भी एक मीडियम है जिसके द्वारा कलाकार अपने आप को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि नॉवेल में कहानी नैरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है, ड्रामा स्क्रिप्ट पर बेस्ड होता है जिसमें कहानी एक्टर्स के बीच हो रहे डायलॉग्स के रूप में प्रेजेंट की जाती है. अब कविताएं लय और मीटर में व्यक्त की जाने वाली भाषा है, वहीं पे नाटक यानी ड्रामा एक स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन है जिसे परफॉर्म करके प्रेजेंट किया जाता है. बैले, माइम, ओपेरा, प्ले, इन सब को थिएटर, रेडियो या टीवी में परफॉर्म किया जाता है. अब अगर हम आपकी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन देखें तो वो है ये: ड्रामा इज अ कॉम्पोजिशन इन वर्स और प्रोज टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज इन विच अ स्टोरी इज रिलेटेड बाय मीन्स ऑफ डायलॉग एंड एक्शन एंड इज रिप्रेजेंटेड विद अकम्पनिंग जेस्चर, कॉस्ट्यूम एंड सीनरी एज इन रियल लाइफ. ये डेफिनेशन दी गई है शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से. आइए अब इसे समझते हैं डिटेल में. तो इसके हिसाब से नाटक यानी ड्रामा प्रोज या पोइट्री में स्टेज पर अभिनय, परफॉर्म की जाने वाली एक रचना है जिसमें कहानी हाव भाव यानी जेस्चर्स, कॉस्ट्यूम और सीनरी की मदद से डायलॉग और एक्शन के माध्यम से प्रेजेंट की जाती है. अब आइए टेक्स्ट बुक की दूसरी डेफिनेशन देखते हैं. ड्रामा इज अ composition designed for performance in the theatre
in which actors take the roles of the characters, perform the indicated action, and utter the written dialogue. This definition is from a glossary of literary terms by M.H. Abrams और इसके हिसाब से नाटक एक रचना है जिसे थिएटर में परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एक्टर्स यानी अभिनेता स्टोरी के कैरेक्टर्स की भूमिकाएं लेकर उसे दिए गए डायलॉग और बताए गए एक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ड्रामा के मतलब को हमने अच्छे से समझ लिया है। आइए अब पढ़ते हैं ड्रामा की हिस्ट्री के बारे में, स्पेशली इंग्लिश ड्रामा की हिस्ट्री के बारे में। ड्रामा का जन्म यानी ओरिजिन फोक थिएटर से हुआ, इसलिए हम ड्रामा को सिर्फ लिटरेचर का हिस्सा नहीं मान सकते। लिटरेचर में वर्ड्स मीडियम होते हैं, माध्यम होते हैं, जिसके द्वारा लेखक अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ड्रामा एक मल्टीपल आर्ट है जिसमें बहुत सारी कलाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वर्ड्स यानी लैंग्वेज, सिनिक इफ़ेक्ट्स, म्यूज़िक, जेस्चर्स यानी एक्टर्स के हाव भाव और प्रोड्यूसर का ऑर्गेनाइजिंग टैलेंट, कैसे वो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके इफ़ेक्टिवली एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। एक ड्रामेटिस्ट यानी नाटककार के पास प्लेयर्स यानी सारे लोग जो उसकी ड्रामा प्रेजेंट करने में मदद करें, सारे कलाकार, एक स्टेज और दर्शक होना चाहिए। इनमें से एक भी चीज़ ना हो तो ड्रामा असंभव है। ये पक्के तौर पर नहीं बताया जा सकता कि इंग्लैंड में ड्रामा की शुरुआत कब हुई, लेकिन ये मानने के लिए काफ़ी सबूत है कि रोमन्स जब इंग्लैंड में थे तो उन्होंने प्लेज यानी नाटकों के प्रोडक्शन के लिए बड़े बड़े एम्फी थिएटर की स्थापना की। लेकिन रोमन्स के इंग्लैंड से जाने पर उनके साथ उनका थिएटर भी चला गया। उनके बाद आए मिन्स्ट्रेल्स, जो ख़ास तौर पर एंटरटेनर्स थे। लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस को भी खूब इंजॉय किया। धीरे धीरे 10वीं शताब्दी आने तक नाटकों की प्रथा, जो कि अपने आप में नाटकीय थी, नाटक के डिसिप्लिन के फाउंडेशन में विकसित हो गई। इस वक्त तक नाटकों के थीम यानी मैसेज रिलीजन से जुड़े हुए होते थे, लेकिन 13वीं और 14वीं सदी के बीच ऐसे ड्रामाज आने लगे जिनके थीम्स रिलीजन से हटकर थे। वर्ड्स इंग्लिश में बोले जाते थे। इस वक्त नाटकों के लिए लंबी और काफ़ी ड्रामेटिक स्क्रिप्ट यूज़ में आने लगी, जिन्हें मिरेकल प्लेस के नाम से जाना गया। बाद में रिलीजियस ड्रामास मोरालिटी प्लेस में बदल गए, जिनके पात्र यानी कि कैरेक्टर्स एब्स्ट्रैक्ट वाइसेस एंड वर्च्यूज थे, यानी कि दोष और गुण। ये प्लेस एलिगरीज थे। एलिगरीज ऐसी स्टोरीज, पोएम्स या पिक्चर्स को कहा जाता है जिनमें छुपे हुए मीनिंग होते हैं। धर्म से हटकर जो मोरालिटी प्लेस थे, इनका संबंध सीधे सीधे एलिजाबेथन प्लेस से था। रेनेसां का युग ड्रामा में लर्निड ट्रेडिशन और क्लासिकल डेप्थ लेकर आया, जिनमें थीम्स थे एजुकेशन, जनरल मॉरल प्रॉब्लम्स और सेक्युलर पॉलिटिक्स, और इन प्लेस का धर्म यानी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। इसके कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों ही एग्जाम्पल थे। थॉमस कीट, क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर इस युग के मुख्य नाटककार हैं। ये कीट ही थे जिन्होंने डिस्कवर किया कि कैसे एक ब्लैंक वर्स, खाली पंक्ति को भी यूजफुल थिएट्रिकल मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका शेक्सपियर ने भी अपने सभी नाटकों में बखूबी इस्तेमाल किया। ट्रेजेडी की शैली ड्रामा में कीट और मार्लो के हाथों में ही विकसित हुई। कॉमेडी भी देहाती यानी बिल्कुल सादे हास्य से आगे बढ़ने लगी। लेकिन 16वीं सदी के 90 के दशक तक इंग्लैंड में थिएटर यानी रंगमंच पूरी तरह स्थापित हो गया था। लेकिन इस वक्त नाटककार यानी ड्रामेटिस्ट की एक्टिविटीज़ को कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस नियंत्रित करती थी, कंट्रोल करती थी। ड्रामा यानी रंगमंच में तेज़ी से बदलाव आने लगा। नए ज़माने का मॉडर्न थिएटर कई मायनों में 16वीं सदी के पब्लिक थिएटर से काफ़ी अलग था। पुराना पब्लिक थिएटर किसी भी तरह की आर्टिफिशियल लाइटनिंग के बिना आसमान के लिए खुला था, जिसमें स्टेज एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ होता था, जिसके पीछे रिसेस था और पिलर्स के द्वारा सपोर्ट किया गया था। स्टेज पर कोई पर्दे नहीं होते थे और मुख्य मंच 3 दिशाओं से दर्शकों से घिरा होता था। थिएटर के अतराफ गैलरीज होती थी। मॉडर्न थिएटर्स इन पुराने पब्लिक थिएटर्स से काफ़ी अलग थे। 17वीं सदी में एनक्लोज थिएटर्स प्रचलित होने लगे, और जैसे जैसे थिएटर्स प्राइवेट होने लगे, इनकी सीनिक डिवाइस यानी दिखावट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। 16वीं सदी में पब्लिक थिएटर में दौर शुरू हुआ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, महान नाटककार शेक्सपियर का।
उन्होंने एलिजाबेथन स्टेज में महान संसाधनों और आविष्कारों से हेरफेर करते हुए कंटेम्प्रेरी थिएटर के लिए लिखा। लेकिन शेक्सपियर की बेमिसाल प्रतिभा उनके दौर के बाकी के ड्रामा को अस्पष्ट कैसे रहने देती। उनके कंटेम्प्रेरी यानी साथी बने बेन जॉनसन, जो एक क्लासिसिस्ट, मॉरलिस्ट और ड्रामा के रिफॉर्मर थे। कॉमेडी में जॉनसन की प्रतिभा अपने चरम रूप में दिखाई देती है और कॉमेडी की फील्ड में उनका प्रभाव काफ़ी मायने रखता है। रिस्टोरेशन एज के नाटककार उन पर काफ़ी निर्भर करते हैं। फिर 1642 यानी 1642 में प्योरिटन्स के द्वारा थिएटर बंद किए जाने से इंग्लिश ड्रामा के इतिहास का सबसे महान युग का खात्मा हो गया। और उसके बाद सिविल वॉर के दौरान यानी कि 1642 से लेकर 1660, 1642 से लेकर 1660 तक थिएटर्स का कोई नामो निशान नहीं था। फिर इंग्लिश ड्रामा का नया दौर शुरू हुआ रेस्टोरेशन एज के बाद, जिसमें काफ़ी अलग तरह के ड्रामास प्रोड्यूस होने लगे। इस युग में चैपमैन, थॉमस मिडल्टन, डेकर और वेबस्टर जैसे नाटककार सबसे आगे थे। जब चार्ल्स टू 1660 यानी 1660 के रेस्टोरेशन के साथ वापस आए तो थिएटर्स फिर से खोले गए। रेस्टोरेशन कॉमेडी ने अपनी अलग ही श्रेष्ठता यानी एक्सीलेंस हासिल की। ड्रामा उच्च वर्ग के एथिक्स के साथ क्लास ड्रामा में डेवलप हुआ और ये युग 18वीं सदी के पहले दशकों तक चला। 18वीं सदी के शुरुआत में कॉमेडी सेंटिमेंटलिज्म यानी भावुकता में घट गई। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स बन गई। जॉर्ज एथरिज इसके सबसे प्रमुख प्रवक्ता थे यानी एक्सपोनेंट थे। इतनी गहराई से ड्रामा को बाहर निकाला ओलिवर गोल्डस्मिथ और रिचर्ड शेरिडन ने। शेरिडन रेस्टोरेशन डायलॉग के ब्रिलियंस से कॉमेडी को वापस लेकर आए, लेकिन और भी ज़्यादा हंसमुख वातावरण के साथ। कैरेक्टर्स को मजबूती के साथ प्रेजेंट किया गया और भी ज़्यादा स्पष्टता यानी क्लैरिटी के साथ, जिसने जॉनसन की याद ताज़ा की। लेकिन शेरिडन की दुनिया में गहराई के लिए कोई जगह नहीं थी। ह्यूमन नेचर की कोई नई व्याख्या नहीं थी। इस मामले में वो जॉनसन की तुलना में ऑस्कर वाइल्ड से ज़्यादा मिलते जुलते थे। इसके बाद आया मॉडर्न थिएटर का ज़माना, जो अपने पिक्चर फ्रेम स्टेज, मूवेबल सीनरी, जिसे इस तरह डिज़ाइन किया जाता कि वो कहानी की जगह का रियल चित्र प्रस्तुत करे। ये मॉडर्न थिएटर आर्टिफिशियल लाइटनिंग के साथ रेस्टोरेशन पीरियड में विकसित हुआ, जिसमें फ्रांस का बिल्कुल साफ असर दिखाई देता है। 19वीं सदी की शुरुआत में ड्रामा में कई कारणों की वजह से गिरावट आने लगी। इस गिरावट का मुख्य कारण ये था कि अब थिएटर मुख्य रूप से अजीबोगरीब तमाशे और मेलोड्रामा का घर बन चुका था। इसकी सीधी वजह ये थी कि अब सीरियस ड्रामा प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी सिर्फ कॉवेंट गार्डन और ड्रूरी लेन इन दो हाउसेस पर ही आ गई थी। 19वीं सदी की जो ऑडियंस ड्रामा देखने के लिए आती, उनमें एलिजाबेथन ऑडियंस की तरह इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन नहीं था। 19वीं सदी के थिएटर की सबसे बड़ी कमजोरी या एक तरह से कह लीजिए खतरा ये था कि वो उस वक्त के जीवन से, असल जीवन से, उसके मुद्दों से बिल्कुल अनरिलेटेड था। उस वक्त सोसाइटी के स्ट्रक्चर में इस कदर बदलाव आ गया था कि उसने इंसानी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। इस वक्त समाज को और इंसानी ज़िंदगी को एक नई व्याख्या की, एक नए नज़रिए की ज़रूरत थी। 19वीं सदी के रियलिस्टिक ड्रामा यानी यथार्थवादी, असल ज़िंदगी से जुड़े हुए ड्रामा पर एक महान नॉर्वेजियन नाटककार इब्सन का दबदबा था। उन्होंने मॉडर्निस्ट, रियलिस्ट, सोशल और साइकोलॉजिकल ड्रामा को विकसित किया, जैसे कि द डॉल्स हाउस, घोस्ट एंड एन एनिमी ऑफ द पीपल। एन एनिमी ऑफ द पीपल इस ड्रामा का एक्सट्रैक्ट आपको इस टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जो आप इस यूनिट में आगे चलकर पढ़ेंगे। उनके ड्रामास मॉडर्न इंग्लिश थिएटर में किसी की भी तुलना में रंगमंच की कला में कई सक्षम और विचार में गहन थे। लेकिन ये सिर्फ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे जो इब्सन के इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन और एक्सपेरिमेंटेशन से डीपली इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड थे। वो अपने ज़माने के सबसे ब्रिलियंट प्लेराइट थे। वो अकेले थे जो इब्सन की महानता को समझ चुके थे और उन्होंने ठान लिया था कि उनके खुद के प्लेस भी विचारों के माध्यम यानी व्हीकल फॉर आइडियाज़ होंगे। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरुआत में इंग्लिश ड्रामा को नॉर्वेजियन ड्रामा की ब्रिलियंस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ऑस्कर वाइल्ड और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पर आ गई। 20वीं सदी के ड्रामा ने वो प्रतिभा दिखाई जिसके साथ 19वीं सदी मुकाबला नहीं कर सकी। एच ग्रैनविल बाकर, जॉन गाल्सवर्दी,
सैन जॉन एर्विन कुछ ऐसे नाटककार थे जिन्होंने कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर किया। सैन जॉन एर्विन आयरिश ड्रामेटिस्ट के एक ऐसे ग्रुप से जुड़े थे जिनके काम डबलिन के एबी थिएटर में सामान्य रूप से प्रोड्यूस होते थे। मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा की सभी सर्वश्रेष्ठ बातें इसी मूवमेंट से उभर कर आई। इसके प्रवर्तक थे Y.B. येट्स, लेडी ग्रेगरी और J.M. सिंह। ये सब आयरिश रिवाइवल मूवमेंट के बहुत अहम ड्रामेटिस्ट थे। उन्होंने ड्रामा में दुखद विडंबना, हास्य की एक हिंसक प्रजाति और एक समृद्ध अत्यधिक सुगंधित भाषा का इस्तेमाल किया। 20वीं सदी के 40 के दशकों में T.S. एलियट ने ग्रीक ट्रेजेडी के साथ प्रयोग किया। इस मॉडर्न एज के दूसरे नाटककारों ने जैसे कि जॉन एस्बॉर्न ने उन लोगों के बारे में लिखा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बड़े हुए। किंग्सली एमिस ने निराश और सत्ता विरोधी युवा लोगों के बारे में लिखा। एस्बॉर्न के ड्रामा लुक बैक इन एंगर ने रंगमंच के दृश्य में नई जान डाल दी। ये सिर्फ एक वर्क ऑफ लिटरेचर नहीं बल्कि कल्चरल फिनोमिना बन गया। इस मॉडर्न इरा के दूसरे महान प्लेराइट्स थे एंटन चेखोव, यूजीन ओनेल, आर्थर मिलर, बर्टोल्ट ब्रेख्ट, टेनेसी विलियम, यूजीन योनेस्को, हारोल्ड पिंटर एंड सैमुअल बेकेट। अब ये सब हुई दुनिया भर के रंगमंच और नाटककारों की बातें। व्हाट अबाउट इंडिया? दुनिया भर के कलाओं की जन्मभूमि हिंदुस्तान क्या कभी किसी चीज़ में पीछे रह सकता है? आज के मॉडर्न इंडियन ड्रामा के बीज फर्स्ट सेंचुरी AD के संस्कृत ड्रामा में पाए जाते हैं। पतंजलि की लिखी महाभस्या इंडिया के थिएटर की शुरुआत की तिथि प्रदान करता है। इस बात का सबसे अहम सबूत है अ ट्रीटाइज ऑन थिएटर, नाट्य शास्त्र, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। यह प्राचीन दुनिया के नाटक विज्ञान का सबसे पूर्ण काम है जो हमें माइथोलॉजिकल अकाउंट देता है अबाउट द ओरिजिन ऑफ थिएटर। मॉडर्न इंडियन ड्रामा पर सारी दुनिया के साथ साथ संस्कृत और उर्दू परंपराओं का भी असर है। काफ़ी लंबी हिस्ट्री पढ़ ली हमने तो ड्रामा के बारे में। आइए अब क्विकली समराइज कर लेते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे ये हिस्ट्री ऑफ ड्रामा डिवाइडेड है इन पीरियड्स में। सबसे पहले दौर शुरू हुआ था मेडिवल पीरियड, देन केम रेनेसा पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड एंड देन पोस्ट मॉडर्न ईरा। मेडिवल पीरियड कहा जाता है 11th to 15th सेंचुरी को, जिस वक्त राज था हेनरी VI का। इस वक्त डाइडैक्टिक प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, मिराकल प्लेस, साइकिल प्लेस और मोरालिटीज प्लेस परफॉर्म किए जाते थे। इसमें बहुत फेमस थे एवरी मैन इन इट्स ह्यूमर एंड हार्वर्ड पाइल बाय रॉबिन हुड। फिर आया रेनेसा का दौर जो कि 16वीं और 17वीं सदी तक चला। इसमें राज था एलिजाबेथ I एंड जेम्स I का और इस वक्त परफॉर्म किए जाते थे ट्रेजी कॉमेडी, मेलांकोली एंड रिवेंज प्लेस। इस वक्त के फेमस ड्रामास थे रोमियो एंड जूलियट जो कि ट्रेजिडी था, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो कि कॉमेडी था, हेनरी IV जो कि हिस्टोरिकल ड्रामा था। ये तीनों ड्रामा थे शेक्सपियर के। फिर था डॉक्टर फॉस्टस एंड ज्यू ऑफ माल्टा बाय क्रिस्टोफर मार्लो, डचेस ऑफ माल्फी बाय जॉन वेबस्टर, द चेंजलिंग बाय थॉमस मिडल्टन। नेक्स्ट केम द रेस्टोरेशन पीरियड जो कि 1660 से स्टार्ट हुआ और इस वक्त राज था चार्ल्स II का। इस वक्त के जो ड्रामास थे वो थे हीरोइक ड्रामा, पैथेटिक ड्रामा, रेस्टोरेशन कॉमेडी। और इस दौर के बहुत फेमस ड्रामास थे ऑल फॉर लव जो कि ट्रेजिडी था बाय जॉन ड्राइडन, द वे ऑफ द वर्ल्ड जो कि कॉमेडी था बाय विलियम कॉन्ग्रीव। फिर आया विक्टोरियन पीरियड जो कि 1837 से 1901 तक चला। इस वक्त राज था क्वीन विक्टोरिया का और इस वक्त सारी तरह के प्लेस परफॉर्म किए जाते थे जिनमें फेमस थे अ डॉल्स हाउस एंड एन एनिमी ऑफ द पीपल बाय हेनरिक इब्सन, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड एंड कैंडिडा बाय जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। फिर आया मॉडर्न ज़माना जो कि 1901 से लेके 1945 के बीच के दौर को कहा जाता है। इस वक्त नई तरह के ड्रामाज आने लगे जैसे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एब्सर्ड प्लेस, पोएटिक ड्रामा, रेडियो ड्रामा। और इस वक्त के फेमस ड्रामास थे पिग्मेलियन बाय G.B. शॉ, मर्डर इन द कैथेड्रल जो कि पोएटिक ड्रामा था बाय T.S. एलियट
एंड देन केम द लास्ट वन, पोस्ट मॉडर्न इरा, जो कि 1945 से लेके 2000 के बीच के पीरियड को कहा जाता है। इस वक्त ऑलमोस्ट हर तरह के ड्रामास प्रेजेंट किए जाते थे, जिसमें फेमस थे लुक बैक इन एंगर बाय जॉन एसबॉर्न एंड वेटिंग फॉर गोडॉट बाय सैमुअल बेकेट। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ ड्रामा के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। I'm sure you have understood everything and enjoyed learning with me. And if you like this video, give this video a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel. Thank you very much.